बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 19 जुलाई की तारीख और सपहर तकरीबन 5 बजे तक की अपडेट्स। मरी में शरीफ ख़ानदान की होने वाली सियासी बैठक के हवाले से कुछ मज़ीद ताज़ा तरीन तफसीलात आई हैं जनाब सामने। लाहौर की बजाय शरीफ ख़ानदान ने मरी का इंतखाब किया और मरी में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ साथ इसहाक डार से मुलाकात की। मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के मामले के बाद जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने रिएक्ट किया शरीफ ख़ानदान की कॉल्स के ऊपर, और उसके बाद फिर जिस तरह से इत्तलात आई कि मरीम नवाज साहबा के राब्ते पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस्तवार नहीं हो पा रहे उस तरह से जिस तरह से 6 माह पहले थे। इसहाक डार साहब की ब्रीफिंग भी यही बता रही थी कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया है अपने भाई शहबाज शरीफ को और अपनी बेटी मरीम नवाज को कि पंजाब, तख्ते पंजाब बचाने के लिए अगर हमें मरकज की कुर्बानी देना पड़ी तो हम वो भी दे डालेंगे। आखिरकार ऐसा क्या छुपा है तख्ते पंजाब के अंदर? वो कौन से खुफिया राज हैं, वो कौन से मामलात हैं, वो कौन सी ऐसी गवाहियां हैं, वो कौन से ऐसे सबूत हैं जो कि पूरे के पूरे शरीफ खानदान को हमेशा के लिए एक बार फिर ऐसी जगह पर पहुंचा सकते हैं जहां से उनकी सियासी वापसी तो बहुत दूर की बात है। उनके ऊपर इस किस्म के करप्शन चार्जेस और इसके साथ साथ जो कुछ उन्होंने गुज़श्ता 40 बरसों में इस मुल्क के साथ फाइनेंशियल करप्शन के तौर पर किया, वो तमाम के तमाम सबूत खुलकर आ सकते हैं सामने। जी हाँ, यही वो नुक्ता है जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह से सहमत हैं कि अगर हमने पंजाब बचा लिया तो पंजाब के ज़रिए हम मुस्तकबिल में वापसी कर सकते हैं, सियासी वापसी के साथ साथ अपने कारोबार की भी वापसी और इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात की भी वापसी। आसिफ अली जरदारी साहब जहां अपने तमाम तर सियासी कार्ड्स बड़ा सोच समझ कर खेल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के राब्ते पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मनकता होने की बड़ी वजह यह करार दी जा रही है कि एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब ये ख्वाहिश रखते हैं कि अहम तरीन तैनाती सिक्योरिटी एजेंसियों के हवाले से उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो, जबकि अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ये बात मानने को तैयार नहीं। बज़ाहिर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो सब की सब जो है वो स्मोक स्क्रीन है, आई वाश है। जिक्र करना उनका इसलिए ज़रूरी है कि आप तक कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात पहुँचाएँ कि चल क्या रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे असल चलने वाली कहानी ये है कि इमरान खान साहब से बार बार के राब्तों ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से शरीफ ख़ानदान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब कोई नया लंदन प्लान लेकर आना होगा सामने, और इस हवाले से बार बार राब्ते किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उनकी जानिब से जवाब नहीं मौसूल हो रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहबा के अहकामात उस तरह से शायद अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की जानिब से नहीं माने जा रहे, जिससे ये कहा जा रहा है कि क्या मरीम नवाज साहबा का सफ़ा फाड़ दिया गया है, वो कॉमन पेज, वो मुश्तरका सफ़ा जिसके मुतल्लिक बड़े जोशो खरोश के साथ ये दावा किया जाता था कि इमरान खान साहब के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत और मरीम नवाज साहबा इस वक्त एक पेज पर हैं। कहा यह जा रहा है कि अब वो एक पेज बाकी नहीं रहा और शरीफ ख़ानदान की मरी में होने वाली बैठक इसी जानिब इशारा करती है कि शरीफ ख़ानदान एक बार फिर अपने सियासी कार्ड दोबारा से फेंट कर लगाना चाह रहा है, क्योंकि इत्तलात इसी किस्म की हैं कि आसिफ जरदारी साहब जगह बना चुके और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते इस्तवार हो चुके और शरीफ ख़ानदान आइंदा 3 से 4 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर पंजाब में सियासी तदफीन के आसार शरीफ ख़ानदान के नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये बात सिर्फ मुल्की सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी ये कहा जा रहा है। अमरीकी इंतज़ामिया ने भी चंद ऐसे इशारे दे दिए हैं और जो मिड टर्म इलेक्शन है जिनका सामना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को है, वहाँ से भी इसी किस्म की इत्तलात हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं कि ज़्यादा लंबे अरसे तक
اب پاکستان کے معاملات پر آنکھ بند رکھی جائے۔ جی ہاں، جو کچھ کہا برطانوی ایوان نمائندگان نے، جس قسم کی قانون سازی کی بات ہوئی امریکی ایوان نمائندگان کے اندر، اور اس کے بعد جس قسم کی رپورٹ یورپی یونین کی آئی، وہ اس جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اب زیادہ لمبے عرصے تک پاکستان کے معاملات پر امریکہ اور یورپ کی جانب سے آنکھیں بند نہیں رکھی جا سکیں گی، اور پاکستان میں پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ چنتخب حکومت کی جانب سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اب زیادہ لمبا عرصہ تک اس سلسلہ کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ بظاہر کچھ لوگ یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ اس وقت بھی براہ راست طور پر کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، کچھ اس قسم کی ہیپننگز ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو یا شاید ان اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاستدانوں کو ابھی پنجاب کے اندر اس طرح کی کھلی چھوٹ نہیں ملنی یا موقع نہیں دیا جانا جب تک مریم نواز صاحبہ کا صفحہ مکمل طور پر نہیں پھاڑ دیا جاتا یا شریف خاندان کی سیاسی تدفین مکمل طور پر عمل میں نہیں آ جاتی۔ اس وقت کی جو آج کی تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ NCCI نے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین نیازی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، نورین نیازی صاحبہ جن کا ایک انٹرویو کا ایک کلپ کل سوشل میڈیا کے اوپر پورا دن وائرل رہا، اور اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 20 جولائی دن 12 بجے انہیں اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے۔ معاملہ جناب یہ ہے، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی، اس تقریر کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پر نام اگرچہ انہوں نے نہیں لیا، لیکن ذکر وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہی کر رہے تھے کہ آپ نے ہی اگر حکومتیں بنانی اور گرانی ہیں تو پھر زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ وردی اتاریں، سیاست میں آئیں، سیاست کے اندر حصہ لیں، الیکشن میں حصہ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی عوام آپ کو کتنے ووٹ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کو ووٹ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ پاکستان کا اقتدار سنبھال لیں، لیکن اس طرح سے نہیں چلے گا۔ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ تو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کی تو ڈیوٹی ہی یہی ہے۔ وہ اگر سرحدوں کے اوپر شہید ہو رہے ہیں تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا فرض ہے، انہوں نے اسی مقصد کے لیے وردی پہنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلح جتھوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، ہم ان کا مقابلہ کریں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم پاکستان کے اندر تباہی چھوڑ جائیں؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اتنا کھل کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بات کی جاتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب کہاں ہے نوٹس NCCI کا؟ مولانا فضل الرحمان کو صرف ایسا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد چاہے عبدالغفور حیدری صاحب ہوں، چاہے جناب اس کے بعد دیگر قیادت و حافظ حمداللہ صاحب ہوں، چاہے وہ ہزارہ والے مولانا سعید قریشی صاحب ہوں، جس قسم کے بیانات ان کے آتے ہیں سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت میں، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر کس قسم کی معافی، مولانا فضل الرحمان تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اس پر پھر جو اعتراض سامنے آتا ہے خواجہ آصف کا یا دیگر سیاسی جماعتوں کا، اس میں بھی بڑا ڈر کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب موصوف کل ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں، وہ بھی بڑی ڈری سی گفتگو کرتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو اس بیان کے اوپر معذرت کرنی چاہیے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ وہاں پر یہ ادارہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، وہاں پر یہ کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ اور نورین نیازی صاحبہ کے اس بیان کے اوپر جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس ادارے کو بھی اور جو انٹرویو دینے والے صاحب تھے انہیں بھی انٹرویو جنہوں نے ان کا لیا ان کو بھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ انٹرویو نشر نہیں ہونا چاہیے، ان صاحب نے بھی اپنے ادارے میں بتا دیا تھا انٹرویو نشر نہیں ہوتا، اس میں سے کلپ نکلتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ پیچھے چلا جاتا ہے، یہ معاملہ بظاہر سامنے آ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے اور تضحیک آمیز بیان کی تشہیر کی گئی ہے، عدم پیشی پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ دوسری بڑی خبر جناب جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے سامنے آتی ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب بھی مسلسل بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی، پاکستانی فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے بھی، اور پھر چند دن پہلے آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، کل ہی کی بات ہے، کیسے ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی۔
वहाँ पर पुलिस के छापे पड़े और फिर उनके दामादों के ऊपर पर्चों की खबरें आई, उनके ऊपर पर्चों की खबरें आई, दामादों की गिरफ्तारी की खबरें आई, मुलाजमीन की गिरफ्तारी की खबरें आई। आज ये खबर आई कि मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानी स्क्रिप्ट ये अभी तक नहीं बदल सके, स्क्रिप्ट वही पुराना है बरसा बरस के। जब आपने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई करनी होती है तो आपके पास इसी किस्म के जनाब हथकंडे होते हैं। और जावेद हाशमी साहब और उनके 2 दामादों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और हकाम की जानिब से जावेद हाशमी साहब के घर की बिजली तो हफ्ते की शाम ही काट दी गई थी। यानी ये 2 बड़ी डेवलपमेंट आज छुट्टी के दिन की हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जिनके ऊपर बात हो रही है। और फिर वो मामला जो कि ज़रा पसे पुश चला गया था, जी हाँ, अनमोल उर्फ पिंकी का, उसमें भी कल आपको याद होगा कि इस मजदूर साफ़ी ने आपको कहा था कि दबाव बढ़ाया जा रहा है और कुछ नई गिरफ्तारियां भी मंजर आम पर आएंगी। और अब आज ही ये इत्तला भी आ गई कि पिंकी का भाई कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, इत्तला ये आई कि पिंकी साहिबा का भाई अनमोल और पिंकी, जिनका बड़ा नाम रहा सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी फिर उनकी पेशी। अब यह कहा जा रहा है कि उनके भाई कामरान को पुलिस ने कराची से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 2 किलोग्राम से जायद आला मेयार की चरस, आधा किलोग्राम आइस, 1 मोबाइल फ़ोन, पर्स, कौमी शनाख्ती कार्ड, नकद रकम। और कहा जा रहा है कि वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चरस, आइस और हेरोइन की सप्लाई करते थे। नौजवानों को आइस और हेरोइन के नशे की जानिब वो राग़ब करते थे। और पिंकी नेटवर्क के हवाले से उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके डांडे बैरून मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग के साथ मिलते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, पीपल्स पार्टी अपने कौन से कार्ड्स खेल रही है और आगे कैसे चलकर पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की जगह हासिल करने की कोशिश कर सकती है। वो तो खुद उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है। यानी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नवाज दोनों के ऊपर दबाव बढ़ा रही है। और दबाव को ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ सबूत मौजूद ना हो, अलमिया तो ये है सबूत मौजूद हैं, फाइलें मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं ब्लैक मेलिंग के लिए सियासी तौर पर। पाकिस्तानी अवाम तो ये चाहते हैं कि ये कज़िया तमाम हो, इन तमाम तर मामलात को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इसी किस्म की तलात जनाब गैर मुल्की ख़वातीन अगवा का जो मामला है उसके मुतल्लिक भी हैं। और इसीलिए लाहौर की बजाय मरी का इंतखाब करता है शरीफ ख़ानदान, वहाँ पर वो मीटिंग करते हैं। मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब को बताती हैं कि ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से रिस्पांस नहीं कर रही जैसे माजी में कर रही थी, बल्कि ब्यूरोक्रेसी तो अब बराह रास्त कहीं जो हमारे अहकामात हैं वो भी नहीं मान रही, अपनी मर्जी से काम कर रही है। ऐसा जब भी होता है, पाकिस्तान की तारीख हमें यह बताती है कि जब ब्यूरोक्रेसी ख़ास तौर पे पंजाब की सियासी हुक्मरानों की बजाय बराह रास्त अहकामात लेना शुरू कर देती है अस्करी इस्टेब्लिशमेंट का, तो उसका मतलब ये होता है कि उन सियासी हुक्मरानों का पत्ता साफ कर दिया गया है, उन्हें मुकम्मल तौर पर फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। और इसी किस्म के हालात पंजाब के अंदर पैदा हो चुके हैं। और इन हालात से आगाही कल मरियम नवाज साहबा ने मियां नवाज शरीफ साहब को दे दी है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो मियां नवाज शरीफ साहब का गिला था या जो गुस्सा था, उन्हें यह कहा गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। हमने कई सारी कुर्बानियाँ देकर आपको आगे किया, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन कई मामलात के अंदर आप जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ भी करते हैं, उन्हें हर मौके के ऊपर आगे भी रखते हैं। क्या वजह है कि आपको दी जाने वाली हमारी कुछ तजावीज़ के ऊपर और कुछ हदायत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि जुलाई का आगाज़ उनके लिए खासा मुश्किल होगा, हुकूमत के खात्मे की नवीज़ सुनाई जा रही थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इस सिलसिले का आगाज़ शहबाज शरीफ साहब से नहीं होगा, बल्कि पहली कड़ी के तौर पर इस सिलसिले की इसहाक डार साहब निशाना बनेंगे, जिनके डार गैंग से मुतल्लिका सबूत पाकिस्तानी इदारों के पास पहुँच चुके हैं। रज़ा डार, अली डार और मियां नवाज शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी अस्मा नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के जो दीगर मामलात हैं, वो तमाम तर ये जो मामलात हैं, ये क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिका हों, गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के मुतल्लिक का मामला हो, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी इदारों के पास पहुँच चुकी हैं। इसहाक डार साहब को घर भिजवाने से जिस सफ़र का आगाज़ होगा वो आगे बढ़कर मरियम नवाज साहबा की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा ने भी अपनी बहन अस्मा नवाज साहबा और जो उनकी ससुराली फैमिली है उनको बचाने के हवाले से अपना किरदार अदा किया। और पंजाब की पुलिस का ख़ास तौर पर यह कहना कि हमने मरियम नवाज साहबा के अहकामात के ऊपर एक्शन भी लिया था और कुछ फौरी बाजियाबियाँ भी हुई थी। बाद में ये तमाम तर मामला जब फुटेज सामने आई तो गलत साबित हुआ।
پتہ چلا کہ خواتین کی بازیابی کیسے ہوئی تھی، یہ تو خواہ مخواہ زیب داستان تھی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ معاملات نواز شریف صاحب کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اطلاعات یہی ہیں کہ اس معاملے میں اسحاق ڈار اور مریم نواز صاحبہ کے بعد شہباز شریف صاحب کا نمبر آنے کا امکان ہے، اور اس دوران جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایران کے حوالے سے پریشر ہے پاکستان کے اوپر، اور پھر ایران کا بار بار پاکستانی حکام کو یہ کہنا کہ آپ نے ثالثی تو کرا دی لیکن آپ عمل درآمد نہ کہہ سکے، پاکستان کو خارجہ سطح پر شدید مشکلات سے دوچار کر رہا ہے۔ اور اگست کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں امریکی ایوان نمائندگان کے اندر موجود بل اور قانون سازی کے حوالے سے کچھ معاملات جو کہ کمیٹیوں تک پہنچے تھے واپس ایوان کے اندر آنے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں ان پر زیادہ لمبے عرصے تک خاموش نہیں رہا جا سکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد